हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था मेरे कमेंट सेक्शन में कि माइंस रूल वाला भी फॉर्म पे वीडियो बनाइए, क्योंकि इससे पहले मैंने कोल माइंस रेगुलेशन 2017 में जितने भी फॉर्म्स होते थे उनसे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माइंस रूल 1955 में जो फॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो फॉर्म है ये अपडेटेड फॉर्म है। जितने भी इसमें फॉर्म की मैं बात करूँगा वो सारे अपडेटेड फॉर्म है। आपको मैं बता दूँ कि 27 अप्रैल टू 2017 इस तारीख को एक जो लेबर लॉज रूल्स है वो प्रकाशित किया गया था, बेसिकली उसको अपडेट किया गया था। और लेबर लॉज रूल में बहुत सारे फॉर्म को बदल दिया गया था। माइंस रूल में भी जो लेबर वाले फॉर्म होते हैं, हाजिरी बनाना, वेज रजिस्टर वगैरह वगैरह, उसके बारे में दिया हुआ है। तो वो फॉर्म वहीं से लिया गया है। माइंस रूल का जो फॉर्म है वो लेबर लॉज रूल का 2017 वाला फॉर्म से लिया गया। तो ये जब अपडेट किया गया तो बहुत सारी किताबों में अपडेटेड वर्जन आया है। अगर आपके पास 2017 या 18 से, बेसिकली 17 में छपा है तो 17 का ही नहीं है अपडेटेड बुक, 18 या 19 उससे पहले का अगर आपके पास बुक है तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा। या जिस फॉर्म वाला पोर्शन है माइंस रूल वाला, वो फॉर्म आप उस किताब से नहीं पढ़िएगा, कहीं और से फॉर्म आप लिख लीजिएगा। या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर 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 ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लोगो भी आ रहा होगा ब्लैक डायमंड से। सॉरी, चैनल का लोगो तो मेरा ब्लैक डायमंड चैनल वाला ही है, ऐसे ब्लैक डायमंड करके आ रहा होगा। टेलीग्राम में आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा टेलीग्राम वाला चैनल, क्योंकि उसमें मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है, वैकेंसीज़ का अपडेट है, ये सब मैं वहाँ पे देते रहता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में वहाँ पे मैं फ्री क्यूज़ भी कराऊँगा। तो अगर आप क्यूज़ चेक माइनिंग सरदार ओवरमैन किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और वैसा क्यूज़ देना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसमें आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो आज हम लोग माइंस रूल के फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया था 16-17। 16 यानी कि CMR 2017 वाला जो फॉर्म है उसमें टोटल 16 फॉर्म है, और माइंस रूल में जो फॉर्म है वो 17 फॉर्म। जब आपका 17 फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आप समझ जाइएगा कि आपको पूरा फॉर्म याद हो चुका है। ठीक है, या आप अगर कहेंगे तो मैं एक कंबाइंड वीडियो भी ले आऊँगा इस पर। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म ए के बारे में। फॉर्म ए में है एम्प्लॉयज रजिस्टर। एम्प्लॉयज रजिस्टर क्या चीज़ होता है, माने डिटेल, एम्प्लॉय का डिटेल। जब कोई आदमी नौकरी करने जाता है, नया नया ज्वाइनिंग करता है, चाहे वो आउटसोर्सिंग वर्कर हो, चाहे प्राइवेट वर्कर हो, चाहे वो सरकारी वर्कर हो, यहाँ तक कि जो पीडी वाले लड़के होते हैं, अप्रेंटिस वाले लड़के होते हैं, उनका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। पहले तो फॉर्म बी में रखा जाता था ये रिकॉर्ड, लेकिन अब फॉर्म ए में 2017 के बाद लेबर रूल पास करने के बाद, लॉज वाला रूल पास करने के बाद ये अब फॉर्म ए में रखा जाने लगा। तो एम्प्लॉय का जितना भी डिटेल है, नाम क्या है, घर कहाँ है ना, उसके बाद उसका बाकी डिटेल, कौन से पोस्ट में है, परमानेंट है, टेम्प्रोरी, ये सब कुछ, और आधार कार्ड का डिटेल वगैरह सब कुछ इसी में रखा जाता है, फॉर्म ए में ही रखा जाता है। दूसरे होते हैं वेज रजिस्टर। अब ये वेज रजिस्टर क्या चीज़ है, तो आदमी जो ड्यूटी किया है, 28 दिन, 26 दिन, जितना भी दिन भी ड्यूटी किया है, ड्यूटी करने के बाद उसका कितना पैसा बना है, कितना पैसा नहीं बना है, कितना कटा है, कितना छुट्टी है, नहीं है, वो सब कुछ वेज रजिस्टर में लिखाता है। वो आदमी को कितना पैसा मिलने वाला है, ये है वेज रजिस्टर में। तो फॉर्म बी को अपडेट कर दिया गया है वेज रजिस्टर से। इसके बाद फॉर्म सी को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, फॉर्म सी अब ख़त्म हो गया, गायब हो गया है। तो आपको फॉर्म डी याद करना है। अब जो फॉर्म डी है वो है अटेंडेंस रजिस्टर। पहले क्या था कि ये C D ऐसे कर करके बहुत सारा फॉर्म था। ओपन कास्ट का अलग फॉर्म था, अंडरग्राउंड का अलग फॉर्म था कि अंडरग्राउंड में अलग रजिस्टर में बनेगा हाजिरी, ओपन कास्ट में अलग फॉर्म होता था जिसमें रजिस्टर में बनता था बेसिकली। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो भी हो, चाहे अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहे हो, चाहे ओपन कास्ट माइंस में काम कर रहे हो, चाहे वर्कशॉप में काम कर रहे हो, माइनिंग सेक्टर में कहीं भी काम कर रहे हो, हाजिरी एक ही खाता में बनेगा भैया, वो है फॉर्म डी। जी हाँ, फॉर्म डी में सारा हाजिरी अब बनेगा। देन इसके बाद वाला जो फॉर्म है वो है फॉर्म ई। फॉर्म ई में बेसिकली रेस्ट, लीव और लीव विथ वेजेज,
इसके बारे में हमको मिलता है, ठीक है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, बल्कि आपका कितना रेस्ट है, आपका कितना लीव है, आपको कितना छुट्टी वाला पैसा मिला है, ये सब चीज़ के बारे में फॉर्म ई में आपको रिकॉर्ड किया जाता है। आपका नाम, डिटेल वगैरह सब इसमें रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितना रेस्ट लिया था, कितना लीव लिया था। इसका जो हिसाब होता है वो फॉर्म ई में किया जाता है, ठीक। तो ये है फॉर्म ई। आप इसमें ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि इन्फॉर्मेशन इसमें रहता है कि कितना दिन पे कितना वेज मिलेगा, कितना लीव मिलेगा, ये नहीं, ये कुछ और है, वो मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद आता है फॉर्म जे। फॉर्म जे में बेसिकली रिपोर्टेबल एक्सीडेंट के बारे में होता है, ठीक है। तो आप में से कोई भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि रिपोर्टेबल एक्सीडेंट किसको कहते हैं, या अगर वो नहीं कह सकते हैं तो सिर्फ आप ड्यूरेशन लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको रिपोर्टेबल एक्सीडेंट के बारे में पता है, ठीक। चलिए, तो बेसिकली जो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होता है, तो इसके बाद फॉर्म जे के बाद है फॉर्म के। फॉर्म के में है माइनर एक्सीडेंट का जो रिटर्न होता है वो भेजा जाता है फॉर्म के में। तो बेसिकली रिपोर्टेबल और माइनर के बारे में हल्का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट या रिपोर्टेबल इंजरी ऐसे इंजरी को कहा जाता है जिसमें जो भी मरीज होते हैं, कैजुअलिटी होते हैं, वो 72 आवर या उससे ज़्यादा समय के लिए अब्सेंट रहने के लिए मजबूर होते हैं, उसे रिपोर्टेबल इंजरी कहते हैं। और माइनर इंजरी क्या होता है भाई साहब? माइनर इंजरी ऐसे इंजरी होते हैं जिसमें कोई भी 24 आवर से 72 आवर तक, यानी 24 घंटा से 72 घंटा तक अब्सेंट रहने के लिए मजबूर होते हैं, उसको माइनर एक्सीडेंट कहा जाता है। ये सब का बेसिकली रिटर्न भेजा जाता है, ठीक है, मतलब पूरा विवरण भेजा जाता है कि कितना हुआ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। यहाँ है फॉर्म एल। तो मैंने थोड़ी देर पहले जो फॉर्म ई बताया था उसमें बताया था कि फॉर्म ई में रेस्ट, लीव और वेजेज उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि आपका कितना है, और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉर्म एल में मिलता है। माने कितना दिन छुट्टी लीजिएगा, तो कि अंडरग्राउंड में कितना दिन अगर आप काम कर रहे हो तो छुट्टी मिल सकता है, ओपन कास्ट में कितना दिन काम कर रहे हो तो छुट्टी मिल सकता है, पीएच कितना होता है ना, डिस्पैच वाले वर्कर के लिए पीएच कितना होता है, माइंस वाले वर्कर के लिए पीएच कितना होता है, ठीक है ना। तो वो सब इसमें दिया जाता है। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपको, या बताना चाहूँगा। डिस्पैच वाले सेक्शन में जो काम करते हैं उनका पीएच का संख्या अलग होता है, जी हाँ सॉरी। और जो माइंस में काम करते हैं उसका पीएच का संख्या अलग होता है, ठीक है। तो आप में से कोई भी बताइएगा कि कोल इंडिया लिमिटेड में सीआईएल में जो डिस्पैच वाले वर्कर हैं, ठीक है, डिस्पैच वाले वर्कर है, चलिए डिस्पैच का हो सकता है आप नहीं बता पाए, अगर बता पाए तो बता दीजिएगा। या ये बताइए कि माइनिंग फील्ड में जो काम करते हैं, जो जॉब करते हैं माइनिंग सरदार ओवरमैन का, उनके लिए पीएच का कितना लिस्ट है अभी के हिसाब से, अपडेट करके बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली फॉर्म एल में है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेज। फॉर्म एम में है नोटिस ऑफ इनिशियल एंड पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। जब कोई भी आदमी पहली बार नौकरी ज्वाइन करता है तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होता है, ठीक है। और ये जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन है ये 5 साल के अंदर में होता है। 5 साल देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि पीएमई का है, नहीं। अगर कोई सिचुएशन में ऐसा है कि नौकरी ज्वाइन करते टाइम आपातकालीन वैकेंसी था, कंपनी जल्दी जल्दी घुसा लिया है, तो उसको 5 साल के अंदर, यानी आपके ज्वाइनिंग के 5 साल के अंदर आईएमई करना मैंडेटरी होता है, ठीक। अब बात करते हैं पीएमई यानी पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि हर 5 साल में लिया जाता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस है, किसी में 3 साल है, किसी में 1 साल है, कुछ ऐसे सिचुएशंस है ना। आप कहेंगे तो मेडिकल एग्जामिनेशन पे एक सेपरेट वीडियो बना के मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। वीडियो को अभी लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो फॉर्म एम में बेसिकली क्या है, तो फॉर्म एम में बताया गया है कि नोटिस इनिशियल मेडिकल एग्जाम, जब कभी भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कोई वर्कर का, तो उस कंडीशन में नोटिस भेजा जाता है। वही नोटिस है फॉर्म एम में। अगर मान लीजिए वही नोटिस का वो रिप्लाई नहीं किया, वो देखा, बोला यार नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे मेडिकल जांच कराने के लिए, तो फिर से फॉर्म एन के तहत उसको दूसरा बार नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरा बार भी इग्नोर कर दिया है, नहीं जाएंगे मेडिकल एग्जाम देने, तो क्या होगा, तो दूसरा बार अगर इग्नोर कर देगा तो उसको रेस्टिकेट भी किया जा सकता है, टर्मिनेट भी किया जा सकता है। टर्मिनेट का मतलब होता है निकाल देना, नौकरी से निकाल दिया जा सकता है, ऐसा भी प्रोविज़न है। इसीलिए कभी भी आईएमए पीएमई को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं आप। टाइम ले सकते हैं आप, लेकिन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वही वाला है, फॉर्म एम में पहला नोटिस भेजते हैं आईएमए पीएमई का, फॉर्म एन में दूसरा नोटिस भेजते हैं आईएमए पीएमई का। देन अब जब आप नोटिस भेजे हैं, आपका जांच हुआ है भैया, तो जांच होगा तो रिपोर्ट भी तो देगा ना
कि आपका बीपी इतना है, शुगर इतना है, ऐसे है वैसे, आपका सब बीमारी ठीक है, आपका ईसीजी इतना है। तो वो जो रिपोर्ट होता है वो फॉर्म ओ में भरा जाता है। ठीक, रिपोर्ट तो बेसिकली कम जो हॉस्पिटल में जांच कराएंगे कागज़ तो उसी का रहेगा, लेकिन जितना भी रिकॉर्ड आता है उसका रिकॉर्ड को फॉर्म ओ में भरा जाता है। फॉर्म ओ में बहुत सारा कॉलम भरा रहता है, उसमें कॉलम में भरा जाता है कि बीपी कितना था, हीमोग्लोबिन कितना था, ठीक है, ईसीजी क्या रहा, सबका स्थिति उसमें भरना होता है। तो फॉर्म ओ हो गया रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद बात करते हैं फॉर्म पी और P1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। जब कोई भी आदमी डिस्पैच सेक्शन में माने जाना है, ऑफिस में बैठना है, कंप्यूटर में कुटुर कुटुर करना है, खाता में लिखना है ना, तो ऐसा अगर काम करना है तो फॉर्म पी के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड तय किया जाता है, फिटनेस। ठीक है, उसके हिसाब से फिटनेस जो होगा वो फॉर्म पी के हिसाब से तय किया जाता है। इसमें थोड़ा छूट भी रहता है। कई बार ऐसा होता है कि 1 लेग वाले या जो 2 पैर से अपाहिज हैं, ऐसे लोगों को भी अलग से कोटा निकाल के दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारा छूट भी दिया जाता है। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है, जो कंपनी में काम करते हैं, एम्प्लॉयड है, ठीक है, डिस्पैच वगैरह में जो ऑफिस वगैरह में बैठते हैं, पीओ ऑफिस में, जीएम ऑफिस में, है ना, ऐसा लोगों के लिए फॉर्म पी फॉर्मेट है। यानी फॉर्म जो है पी में बताया गया है मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो जो माइनिंग सरदार है, ओवरमैन है, सेफ्टी ऑफिसर है, मैनेजर है, इसका कौन सा है भाई साहब? तो इसका है फॉर्म P1। P1 मतलब जो माइंस में काम करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए है बेसिकली ये। जो माइंस में काम करते हैं उसका अगर फिटनेस का बात करें तो P1 के हिसाब से उसका फिटनेस देखा जाता है। ठीक है ना। तो इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था P1 वाला फॉर्म पे कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। अगर आप नौकरी करने वाले हैं कोल इंडिया कोई भी सब्सिडरी में, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, ऐसे मैनेजर, ये सब कोई भी पोस्ट में, तो आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या क्या जांच किया जाता है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, या आप सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा उससे। इसके बाद बात करते हैं फॉर्म क्यू का। तो फॉर्म क्यू क्या है? अगर मान लीजिए ऐसा है कि कोई व्यक्ति को, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि मेरा फिर से एग्ज़ाम हो, है ना, तो जो अगर फिर से एग्जामिनेशन वो चाहता है कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन फिर से होना चाहिए, तो उस कंडीशन में वो करवा सकता है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं भाई साहब, यहाँ पे जो शब्द लिखा है एपेलेट मेडिकल बोर्ड, ठीक, इस शब्दावली का मतलब क्या है? तो देखो यार, एपेलेट मेडिकल बोर्ड एक ठो बोर्ड होता है जिसमें बेसिकली 3 से 4 ठो मेंबर रहता है, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, एलोपैथिक के, डीजीएमएस के, एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, ऐसे कर करके होते हैं। तो साल में 4 बार बैठते हैं एपेलेट मेडिकल बोर्ड, और वो खाली मेडिकल लेने का काम करते हैं। यही फाइनलाइज करते हैं किसको कंपनी में रखना है, किसको नहीं रखना है। मान लीजिए ऐसा है करप्शन हो गया, ठीक है, कोई लड़का है वो मेडिकल एग्जाम दिया और उसको लगता है कि हमको छाट दिया, मेरा ऐसा बीमारी नहीं है, हम तो स्वस्थ हैं, हमको झूठे ऐसे बोल दिया है ना, उससे पैसा लिया था। तो इस कंडीशन में वो अपील कर सकता है। ठीक, अपीलेट मेडिकल बोर्ड के पास वो अपील कर सकता है कि भैया हमारा फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन लीजिए। तो उसके लिए बाद मेडिकल बोर्ड, जो अपीलेट मेडिकल बोर्ड है, वो उस पर विचार करेगा और उसके लिए फिर से उसको नोटिस भेजेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो किसी कारण से नहीं दे पाया, ये वाला फॉर्म क्यू के हिसाब से जो नोटिस भेजा गया इसमें अपीयर नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, उसको फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन का नोटिस भेजा जाएगा अपीलेट मेडिकल बोर्ड के द्वारा। ये सेकेंड एंड फाइनल नोटिस होगा। अगर इस बार नहीं गया तो क्या होगा, उसका नौकरी गया, फिर कोई उपाय नहीं है भाई साहब, है ना। तो अपीलेट मेडिकल बोर्ड का जो सेकेंड एंड फाइनल नोटिस है वो फॉर्म आर के हिसाब से भेजा जाता है। ठीक है, इसके बाद अब जांच किया है, अब जांच किया है तो फिर रिपोर्ट तो देगा ना। तो ये वाला जो रिपोर्ट देगा ये स्पेशल, ये फॉर्म ओ वाला रिपोर्ट नहीं है, काहे कि लड़का फिर से अपील किया है ना, अपीलेट मेडिकल बोर्ड को री एग्जामिनेशन लेने पे मजबूर होना पड़ा। तो इसके लिए जो रिपोर्ट देगा वो फॉर्म एस में रिपोर्ट देगा। फॉर्म एस में जो मेडिकल एग्जाम हुआ है उसका रिपोर्ट भरा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्म एस के बारे में। अब है फॉर्म टी और फॉर्म यू। तो देखो ऐसा है, एनुअल रिटर्न, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो ज़रूर बताइएगा। एनुअल रिटर्न आप सोचते हैं खाली सीएमआर के हिसाब से भेजते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। एनुअल रिटर्न बहुत सारा है यार, एक ठो दो ठो नहीं है एनुअल रिटर्न। ठीक है, मैन पावर वाला एनुअल रिटर्न होता है, कितना पैसा कमाए, कितना घाटा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, इसका भी एनुअल रिटर्न होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन ले रहे हैं, इसका भी मेडिकल एनुअल रिटर्न होता है। रेस्क्यू वाला जो सामान है उसका भी एनुअल रिटर्न होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग में कितना कितना दिया उसका भी एनुअल रिटर्न होता है। तो बहुत ही सारा एनुअल रिटर्न होता है। तो यहाँ पे कभी भी एनुअल रिटर्न बोलेगा तो उसके बाद का शब्द ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है,
कि अकॉर्डिंग टू माइंस रूल एनुअल रिटर्न कब भेजते हैं, अकॉर्डिंग टू CMR एनुअल रिटर्न कब भेजते हैं, अकॉर्डिंग टू रेस्क्यू रूल एनुअल रिटर्न कब भेजते हैं। तो इस पर अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं बना दूंगा। तो यहाँ पे बोला गया है एनुअल रिटर्न जो है फॉर्म टी में भेजा जाता है। माइंस रूल वाला है, मतलब जो खाता आप भरे हैं सबका एनुअल रिटर्न भेजा जाता है, वार्षिक विवरण। ये 31 दिसंबर या उससे पहले भेजा जाता है, साल ख़त्म होने के बाद। फाइनेंशियल सॉरी ये कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर ख़त्म होने से पहले भेजा जाता है फॉर्म टी में एनुअल रिटर्न। अब आते हैं लास्ट फॉर्म इस वीडियो का, वो है फॉर्म यू। फॉर्म यू क्या चीज़ है भाई साहब? फॉर्म यू में जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होते हैं, वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिसिप्लिन का एक ठो चुना जाता है वर्कमैन इंस्पेक्टर, जो सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें रिकॉर्ड करता है। जब रिकॉर्ड करता है तो एक ठो खाता में लिखता है फॉर्म, वही वाला फॉर्म है फॉर्म यू, ठीक है। इसी फॉर्म में लिखता है वर्कमैन इंस्पेक्टर, जितना भी इंस्पेक्शन करता है उस इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड फॉर्म यू में रखता है। और ये सारे के सारे फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बार बार देखिएगा। और एक और चीज़ है, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं ये वाला PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँ, मैं टेस्ट वाला क्यूज वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन डालूँ, डेली वाला कुछ ऐसा करूँ, कुछ उपाय करूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।